विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी, आज की विविधा का आरंभ मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का। एक ऐसा गीत जो हमारे श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते। आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है। क्या बात है। गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया। और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की। हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है
तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया। क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है। निश्चय ही बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी। तत्सम शब्द होते हैं। जी हाँ। यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए। जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है। आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें। आषाढ़ के पहले बादल, ओ आषाढ़ के पहले बादल, ओ नभ के काजल, विरही जनों के करुण आंसू जल, रुक जा रे एक पल, दूर दूर मेरा देश जहाँ बिखराए केश, बिरहन का बनाए वेश, प्रिया मेरी विदेश कैसे काटे कलेश, उसे देना मेरा ये संदेश रे। ओ आषाढ़ के पहले बादल। पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से। और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई, और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें 12 हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नौरंग, कितने नाम गिनाए। जी हाँ। बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है? वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। अवश्य। मैं आज आपको अपने मनपसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपनी हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पांवों को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे, कहां पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं।
चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नर्क बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता, क्रिएटर, सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने 1000 रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया? क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की? वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है। इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है। पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े,
सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है। कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो। आषाढ़ की प्रथम घटा हो या पहली बिजली का बाण, तुम आषाढ़ की प्रथम घटा हो या पहली बिजली का बाण, यार झिम पहली फुहार की, यार झिम पहली फुहार की, विरही नयन के अश्रु समान। कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो। वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। सागर की सीमा, मैं किनारे की लहर, तुम संगीत के स्वर, मैं अधूरी सांस भर, तुम आया, मैं हूँ छाया, तुम क्षमा, मैं भूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम क्षमा मैं भूल हूँ। एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की। क्या बात है मनीषा जी। फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए जी। तो
उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है, वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार। और इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार। जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात शायद इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था। जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओ। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी। एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा। शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी। 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था। जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की जी। और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशौरी लाल आनंद के सुपुत्र। 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी जी। और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में दून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को। और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। जी। 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की। बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालय फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत। और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है, वही जो लता जी के स्वर में है। जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को। चलिए।
हकीकत का ये गीत हमने सुना। हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब। और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज। अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोता, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा, और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका, और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक 2 फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। वो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। बहारें हैं उठती जवानियाँ, जाती बहारें हैं तारों की छाँव में कहले कहानियाँ। एक बार चल दिए घर तुझे पुकारते, लौट कर न आएंगे काफिले बहार की। आ जाए अभी जिंदगी है जवां, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों की सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब
दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा। जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद। जयंत जी, जी आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी, और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतन आनंद साहब पर बनाया था, और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं, और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतन आनंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का। अच्छा। उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में, और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतन आनंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूँगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है,
ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आया आगे, तो दर 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 रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो ऐसे करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में। फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया, नहीं वो प्लान था, छोटी छोटी चीज़ें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है। छोटी छोटी चीज़ें प्लान है, बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग। जो वो बैम्बूस के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीज़ें उसने, बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है। स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे। बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के। सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी जी, इनका पूरा नाम था। प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। और चूंकि मूलतः वहीं के थे, तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है। श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं। अवश्य। चंदन तोर गीत शुणु शुणु, तोर गीत शुणु शुणु मोर जीवती जीवन। हाय रे मो चका चंदन, राति पाहे नहीं मोर दिन सरे नहीं, राति पाहे नहीं मोर दिन सरे नहीं, तते न देखिले धन। हाय रे मो चका चंदन, हाय रे मो चका चंदन। चारुपद
ଖେଳରେ ଖେଳାଳି ହୋଇ ଅବାଟରେ ଯିବି କାହିଁ ସଂସାର ମନୋଡ଼ା ନାହିଁ ତୋର କଥା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ତୋର କଥା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଲୁଚୁ ମୋ ଜୀବନ ଜନ ହାୟ ରେ ମୋ ଚକ ଚନ୍ଦନ ହାୟ ରେ ମୋ ଚକ ଚନ୍ଦନ। मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफ़ी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अन्नू मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है। हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था बहुत ही हिट था उन दिनों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे। जी हाँ। और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है। बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का। आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर? विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी ज़माने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। आपका बचपन कैसा था? मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ पला बढ़ा और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं जी। और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं, क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था जी। क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा, जो आमतौर से लोग बहुत ज़्यादा सीख कर गाते हैं, उस तरह मुझे गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है, उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना है, इस तरह बचपन से मुझे काफ़ी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊंगा, कामयाब होंगे जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर बीकॉम तक पढ़ाई की, खींचातानी करके। अच्छा। हाँ, घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालिदैन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो कैरियर कुछ नज़र नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं।
तो मैंने फिर भी काफ़ी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से। एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालिदैन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो वक्त बर्बाद नहीं करना है, मुंबई चले आए। हाँ, बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे। कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ। यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा अब भी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना। किसने कहा था? एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो। तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म मर्द के लिए अमिताभ बच्चन। अच्छा। तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया। तो रिस्पांस इतना अच्छा था क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और जाकर जिक्र करते हाँ कि अरे फला एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अन्नू मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचम दा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, तो कैसे मिला था? तो कमाल है। आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफ़ी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूँ और आगे भी रहूंगा, रहेंगे। वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूँ। क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर। जी। लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशिल लाल नायर, कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी है और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है। अच्छा। कि रफ़ी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन। तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कहिए या रफ़ी साहब की चाहत थी क्या थी कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं ना जी, प्रिट नेम है, बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग जी, और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर। इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि रोज का काम है उनका। वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एक तो सन्नाटा छा गया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, बहुत खूबसूरत थी आवाज़ तेरी, ज़माने को जिसने दीवाना बनाया,
बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे? तो बहुत इन्वॉल्व। गाना जब बनता था ना, तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया, अच्छा नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं जी, बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या जी। और हाँ, हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को जी, कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें मिला के अमिताभ बच्चन है। अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं? आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए जी, और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया जी, जी। कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ पूरा हो गया जी, बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था? मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एस.डी. बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था जी, उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की। अच्छा। तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नैने लड़ जाई हैं, ये सब बिहार का सिचुएशन देखकर। पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब? जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला। देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया, तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो। अच्छा। वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अदनायक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए। फिल्म आवाज दे कहाँ है, और गाने के बोले, रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले। रुलाने को आंसू जलाने को नाले, रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले। मेरा दिल जो टूटा तो आवाज आई, मेरा दिल जो टूटा तो आवाज आई, खुदा का ये घर अब खुदा ही संभाले, खुदा का ये घर अब खुदा ही संभाले, रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले। अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में बताइए। बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब, अन्नू मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था। वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे, एक एल्बम निकला था खुशबू,
फिर एक तीसरी से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा। इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के। जी जी। नात मनकबत जो होते हैं ना, उसके मैंने इतने टाइप के गाने गाए, आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया जी, और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी जी हाँ। संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है। अच्छा। वो सारे हनुमान चालीसा, सारा टाइटल भी आपने सुना होगा। हाँ। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइयाँ दोहे जो थे वो सारे सब मैंने गाया। मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया। आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए, कौन कौन से नहीं। उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है और एक एक फिल्म में 3-3, 4-4 गाने गाए हैं। अच्छा। आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं जी। अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल, तो इसमें 4 सिंगर है। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं 4-4, 5-5 गाने एक फिल्म में गाता था जी। तो आप सोचिए, फिल्मों का गाना में तो मेरा 2-2.5 हज़ार है और 4,000 के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने। जी जी। और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10,000 के ऊपर गाने हैं मेरे। कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए? 17 या 18। चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त? खुदा गवाह का गाना सुनाइए। तू ना जा मेरे बादशाह, मार ना डाले कहीं, ये तेरी फुर्सत मुझे। रे ना जा मेरे बादशाह, मार ना डाले कहीं, ये तेरी फुर्सत मुझे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, ये मेरा वादा रहा, हंस के कर रुखसत मुझे। हाँ मेरे महबूब आ, जाने से पहले तुझे मैं जी भर के देख लूं। हाँ मेरे महबूब आ, जाने से पहले तुझे मैं जी भर के देख लूं। तेरी तस्वीर में चाहूं जब आंखें जरा बंद करके देख लूं। तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। रे ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ जान अपनी छोड़ के। मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना। अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं। मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस आएंगे विविधा का अगला अंक लेकर के। जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को, आपकी मित्र मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।